आधार पर वाक्य बताने जा रहा हूँ, उसके विषय में समझाने जा रहा हूँ कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ प्रश्न बनता है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों देखो, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। जैसे बड़ी कक्षा में, कॉलेज में तो 2 ही प्रकार के माने गए हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा होता है जटिल वाक्य, जिसके अंतर्गत जो संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य है दोनों आते हैं जटिल वाक्य के अंतर्गत। परंतु जो निचले स्तर की जो कक्षाएं हैं उनमें वाक्य को 3 प्रकार का ही बताया जाता है। तो इसलिए मैं उसी को आधार मानकर चल रहा हूं। तो बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं। नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्रित वाक्य। अब सरल वाक्य की परिभाषा देखें। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, कि एक तो सब्जेक्ट हो, एक प्रेडिकेट हो, मतलब एक उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, तथा एक ही समापिका क्रिया होती है, एक ही मुख्य क्रिया उसमें होती है, तो बच्चों वे कहलाएंगे सरल वाक्य। वे सरल वाक्य कहलाएंगे। जैसे देखो उदाहरण, सरला पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ सरला तो उद्देश्य हो गया और विधेय हो गया पुस्तक पढ़ रही है। तो एक उद्देश्य एक विधेय, तो ये सरल वाक्य हो गया। इसी प्रकार राम का भाई सोहन के घर गया है, तो राम का भाई ये उद्देश्य हो गया, किसके घर गया है, सोहन के घर गया है, ये विधेय हो गया। तो एक उद्देश्य और एक विधेय, ये हो गया उद्देश्य और ये हो गया विधेय। इसी प्रकार ये उद्देश्य और ये हो गया विधेय। तो ये तो बिल्कुल आसान है कि जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय, वो सरल वाक्य होता है। अब आ जाओ संयुक्त वाक्य। नंबर 2 पे क्या है, संयुक्त वाक्य, कि जो वाक्य 2 या 2 से अधिक सरल या उपवाक्य के मेल से बना हो और वे उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित न हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, आश्रित न हो, उन्हें हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। वे क्या कहलाएंगे, संयुक्त वाक्य। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े हों, योजक चिन्हों के द्वारा जुड़े हों, तो ऐसा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। और ये वाक्य देखो किन अव्यय या योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। ये पहचान के लिए देखो शब्द और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, किंतु, लेकिन, पर, नहीं तो, वरना, अन्यथा आदि, ये सारे के सारे अव्यय यहाँ योजक चिन्ह हैं। ये तो 2 सरल वाक्य, इनमें किसी ना किसी योजक चिन्ह से अवश्य जुड़ा मिलेगा, तो ऐसा वाक्य क्या कहलाएगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। और कई बार बच्चों संयुक्त वाक्य में जो अल्प विराम है, जिसको हम अंग्रेजी में कॉमा बोलते हैं, जब वो अल्प विराम योजक चिन्ह प्लस कर्ता का कार्य करे तो वहाँ भी संयुक्त वाक्य होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, पिताजी बाहर गए हैं, पिताजी बाहर गए हैं। अब मैंने यहाँ लगा दिया अल्प विराम, शाम तक लौट आएंगे, शाम तक लौट आएंगे। तो यहाँ पर जो ये अल्प विराम है, ये किसका कार्य कर रहा है, योजक चिन्ह प्लस कर्ता का कार्य कर रहा है। इस वाक्य को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि पिताजी बाहर गए हैं और वे, जो अल्प विराम है किसका काम कर रहे हैं, और योजक चिन्ह हो गया, वे हो गया पिताजी के लिए, मतलब कर्ता, पिताजी के लिए आए वे शब्द, और वे शाम तक लौट आएंगे। हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, परंतु यहाँ क्या है, जो योजक चिन्ह है और प्लस जो कर्ता है उसको, उसके स्थान पर हमने अल्प विराम लगा दिया। तो ऐसे वाक्य भी संयुक्त वाक्य में आते हैं। और अन्य उदाहरण देखें, जैसे रात हुई और तारे निकले, यहाँ रात हुई, इधर तारे निकले, 2 वाक्य हो गए।
तो किन के द्वारा जोड़ा गया, योजक चिन्ह इसमें और, तो और के द्वारा इन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, ये योजक चिन्ह है, इनके द्वारा जोड़ दिया तो ये संयुक्त वाक्य। इसी प्रकार वह सोया रहा, इसलिए ये योजक चिन्ह है, वह सोया रहा, एक वाक्य ये हो गया, गाड़ी न पकड़ सका, दूसरा वाक्य ये हो गया, इसको जोड़ दिया किसके द्वारा, इसलिए के द्वारा। इसी प्रकार उसने समझाया था परंतु मैं न समझ सका, एक वाक्य ये हो गया सरल वाक्य, एक सरल वाक्य ये हो गया, इसको जोड़ दिया परंतु के द्वारा। इसी प्रकार तू पढ़ ले या टीवी देख ले, इसमें चॉइस है कि या शब्द क्या आ गया, या, तो दो सरल वाक्य, तू पढ़ ले या टीवी देख ले भाई तू, तो इसको जोड़ दिया या के द्वारा। जैसे हम नहीं कहते भाई आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी, तो उसमें भी चॉइस है, उसमें भी या का प्रयोग होता है। या इस प्रकार देखो, तुम पढ़ लो अन्यथा फेल हो जाओगे, ये एक वाक्य ये हो गया, तुम फेल हो जाओगे, इसको अन्यथा के द्वारा जोड़ दिया। तो इस प्रकार भाई मैं तो पास हो गया परंतु मेरी सहेली मेरा मित्र फेल हो गया, मैं तो पास हो गया परंतु मेरा मित्र फेल हो गया, तो परंतु के द्वारा जोड़ दिया। आप पहला प्रश्न करें अथवा दूसरा प्रश्न हल करें, उसमें भी अथवा दोनों को योजक चिन्ह के द्वारा दोनों वाक्य को जोड़ दिया गया। तो जितने भी योजक चिन्ह हैं यदि ये बीच में आ जाए और ये दो वाक्यों को आपस में जोड़े तो ऐसा वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अब देखिए तीसरा वाक्य है मिश्रित वाक्य। तो जिस वाक्य में एक तो प्रधान उपवाक्य हो तथा एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर क्या हो, आश्रित हो, चाहे एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकते हैं, जो उपवाक्य उस पर क्या हो, आश्रित हो, तो ऐसा वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाता है। और बच्चों ध्यान देखना, आश्रित वाक्य स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाते। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो आश्रित वाक्य हैं वो क्या है, स्वयं स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ प्रकट नहीं कर पाते। अर्थ प्रकट करने के लिए वो किसका सहारा लेते हैं, किसका आश्रय लेते हैं, प्रधान वाक्य का आश्रय लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, वे सफल नहीं होते जो परिश्रम से कार्य नहीं करते। तो यहाँ ये वाक्य आश्रित हो गया, ये क्या हो गया, आश्रित उपवाक्य, और ये हो गया प्रधान उपवाक्य, ये प्रधान उपवाक्य हो गया और ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तो जो आश्रित उपवाक्य वो अपने आप में पूर्ण नहीं बल्कि किसका सहारा ले रहे हैं, किसका आश्रय ले रहे हैं, प्रधान वाक्य का आश्रय ले रहे हैं। खाली ऐसा नहीं जो परिश्रम से कार्य नहीं करते, तो ये वाक्य अपने आप में अधूरा है। ये सारा किसका लिया इसने, प्रधान उपवाक्य का, कि वे सफल नहीं होते जो परिश्रम से कार्य नहीं करते। बच्चों ध्यान देने योग्य बातें हैं, जो मैंने स्टार लगा रखा है इसको ज़्यादा ध्यान से देखें। आश्रित उपवाक्य कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि, जिसका, जिसे, जहाँ, जब, जिसने आदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। ये जो जुड़े होते हैं ये आश्रित उपवाक्य, इनसे पहले क्या आएगा, कि आएगा, जो आएगा, जिसे आएगा, जिसने आएगा, जब, ये जो जय फैमिली वाले जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, इनसे जुड़े होते हैं। तो ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ भी जो ये शब्द आ जाए वो ही वाक्य आश्रित उपवाक्य कहलाएगा। और बच्चों ये भी देखें कि आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ में भी आ सकते हैं, मध्य में बीच में भी आ सकते हैं और अंत में भी आ सकते हैं। जैसे मैं अब समझा रहा हूँ, जैसे देखो, वह लड़की मिल गई जो मेले में खो गई थी। अब ये आश्रित है, जो मेले में खो गई थी, ये अंत में आया। दूसरा देखो, वह लड़की जो मेले में खो गई थी, ये बीच में आ गया, मतलब मध्य में आ गया, यहाँ आई थी। तीसरा देखो, जो मेले में खो गई थी, जो मेले में खो गई थी, यह आरंभ में आ गया, शुरू में आ गया, आरंभ में आ गया, कि जो मेले में खो गई थी यह वही लड़की है। तो ये आश्रित, यहाँ ये आश्रित, ये शुरू में हो गया, ये मध्य में हो गया और ये अंत में हो गया। तो ये कहीं भी आ सकते हैं। अन्य उदाहरण देखो कि जो कर्मवीर होते हैं वे कभी हार का मुंह नहीं देखते। तो बच्चों मैंने ऊपर बताया था, जो, जैसे, जिसने,
जब इनसे शुरू हो वो वाक्य आश्रित वाक्य होते हैं, चाहे वो आगे आए चाहे पीछे हैं। तो इसमें आश्रित हो गया ये हो गया प्रधान। इस प्रकार देखो, मेरा विचार है कि आप घूमने अवश्य जाएं, आप घूमने अवश्य जाएं। तो ये हो गया प्रधान और ये हो गया आश्रित। ये क्या हो गया? आश्रित। इसी प्रकार जैसे ही मैं घर पहुंचा, ये हो गया आश्रित, ये क्या हो गया? आश्रित, बाकी प्रधान। इसी प्रकार इसमें क्या था? की से शुरू हो ना। जब शिक्षक कक्षा में आए तो बच्चे चुप हो गए, तो ये हो गया आश्रित। जब शिक्षक, क्योंकि ये शुरू है ना जय फैमिली वाले से, जब शिक्षक कक्षा में आए तो बच्चे चुप हो गए, तो ये हो गया प्रधान। ये क्या हो गया? प्रधान। तो इस प्रकार ये 3 भेद मैंने बताए रचना के आधार पर। अब मैं आश्रित उपवाक्य के विषय में आपको समझाने जा रहा हूँ कि आश्रित उपवाक्य किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। यह प्रश्न यहाँ पर बनता है। तो देखो, आश्रित उपवाक्य की परिभाषा देखें कि जो अपना अर्थ स्वयं प्रकट नहीं करता। जो वाक्य क्या है? अपना अर्थ स्वयं प्रकट नहीं करता, मतलब क्या है? दूसरे उपवाक्य मतलब प्रधान के आश्रय से अर्थ प्रकट करता है। किसकी सहायता से? प्रधान उपवाक्य की सहायता से अपना अर्थ प्रकट करता है बच्चों, वो आश्रित उपवाक्य कहलाता है। इसकी परिभाषा मैंने ऊपर भी आप लोगों को बता दी थी, दोबारा से देख लें इसको। अच्छा जी, जैसे देखो, उदाहरण देखो, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि अतिथि की पूजा अवश्य करो। तो बच्चों, इसमें प्रधान तो है, शास्त्रों में लिखा है कि इसमें संयोजक चिन्ह है, तो ये हो गया आश्रित। ये क्या हो गया? आश्रित। और ध्यान देने योग्य बात देखो, मैंने स्टार लगाया है, इसमें उपवाक्य समुच्चय बोधक शब्द, और वो भी 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो इसमें जो उपवाक्य है वो व्याधिकरण योजक से जुड़े होते हैं। इसका बिल्कुल अच्छे ढंग से ध्यान रखना कि वो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े होते हैं। अब आइए, आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बताए? 3 प्रकार के। नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य, नंबर 2 विशेषण उपवाक्य, नंबर 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब सबसे पहले देखें आप संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य कहते किसे हैं? जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म अथवा क्रिया पूरक के रूप में प्रयुक्त हों बच्चों, उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण देखें, रमेश ने कहा है कि मेरा भाई दिल्ली चला गया है। मेरा भाई दिल्ली चला गया है। बच्चों, यहाँ ये प्रधान है, बाकी हो गया आश्रित। इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना बच्चों कि संज्ञा उपवाक्य प्राय जो ये आया की, योजक चिन्ह आया की से आरंभ होता है। कहाँ से आरंभ होता है? ये की से। और की से जो पहले है वो हो गया प्रधान, और की के बाद जो ये की से स्टार्ट होकर यहाँ तक खत्म हुआ वो होगा आश्रित उपवाक्य। तो संज्ञा में आप बस इस पर फोकस रखना, की शब्द को। कई बार इस की शब्द का लोप भी हो जाता है। जैसे मैं चाहता हूँ आप डॉक्टर बने, अब मैंने इसमें की का लोप कर दिया। मुझे कहना ऐसा चाहिए था, मैं चाहता हूँ कि आप डॉक्टर बने, परंतु जो योजक चिन्ह है उसका मैंने लोप कर दिया। मैंने ऐसे कह दिया कि मैं चाहता हूँ आप डॉक्टर बने। तो आप मन ही मन सोच लेना कि यहाँ की आना चाहिए। तो जिसमें की आए, जहाँ से की के बाद जो वाक्य है वो आश्रित उपवाक्य ही होगा। और एक बात का ध्यान रखो बच्चों कि संज्ञा उपवाक्य में जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया होती है उसके आगे आप क्या शब्द लगाकर प्रश्न करें। क्या शब्द लगाकर, जो क्या शब्द है ना, हाँ, उसको प्रश्न बनाकर प्रयोग करें। जैसे मैंने कह दिया कि रमेश ने कहा है कि मेरा भाई दिल्ली गया है। अब मैं यहाँ प्रश्न लगा रहा हूँ, क्या कहा है क्रिया प्रधान वाक्य की, कहा कहना,
प्रधान वाक्य क्रिया क्या है? कहना। क्या कहा? उत्तर मिलेगा कि मेरा भाई दिल्ली चला गया है। तो इसकी पहचान के लिए आप जो प्रधान उपवाक्य की जो क्रिया है उसके आगे क्या शब्द प्रश्नवाचक में उसका प्रयोग करें तो उसका उत्तर आपको मिलेगा। केवल ये संज्ञा उपवाक्य में ही प्रयोग होता है और विशेष तौर पर तो इसमें जो की है, की को देखकर आप पहचान जाओगे कि हाँ भाई यहाँ आश्रित उपवाक्य ये है और की केवल संज्ञा उपवाक्य में ही प्रयुक्त होता है। दूसरा उपवाक्य देखो, विशेषण उपवाक्य। जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा सर्वनाम के विशेषण का काम देता है, अर्थात उनकी विशेषता बताता है, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उनकी विशेषता बताता है, विशेषण का काम देता है, तो बच्चों वहाँ विशेषण उपवाक्य होता है। उसे क्या कहोगे? विशेषण उपवाक्य कहोगे। जैसे वाक्य देखो, जो परिश्रम से कार्य करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। बच्चों इसमें आश्रित उपवाक्य है ये, जो से शुरू हो, जब से, जैसे, जिसने, जो जय फैमिली वाले शब्द हैं उनसे जो वाक्य शुरू होता है उसे ही आप लोग आश्रित उपवाक्य मानना। उसे क्या मानोगे? आश्रित उपवाक्य। तो इसमें आश्रित हो गया जो परिश्रम से कार्य करते हैं, ये हो गया प्रधान, वे अवश्य सफल होते हैं, ये प्रधान उपवाक्य, वे अवश्य सफल होते हैं। अब इसमें विशेषता बताई गई है कि जो हु इज ही, हु इज सी, कौन है वो? जो से मतलब कोई ना कोई व्यक्ति है जो परिश्रम कर रहा है, उसकी विशेषता बताई गई है। उसकी विशेषता बताई गई है कि जो परिश्रम से कार्य करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। परीक्षा में वे जीवन में कौन सफल होते हैं? जो परिश्रम से कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष है, उसकी विशेषता बताई गई। वो संज्ञा भी हो सकता है और वो सर्वनाम भी हो सकता है, उसकी विशेषता बताई गई है, इसलिए विशेषण उपवाक्य हो गया। और ये ध्यान देने योग्य बात देखो, विशेषण उपवाक्य प्राय जो संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक जो सर्वनाम है उनसे जुड़े हुए होते हैं। विशेषण उपवाक्य प्राय संबंधवाचक सर्वनाम द्वारा ही जुड़े होते हैं। जैसे जो, यहाँ आया जो, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है, इनसे जुड़े हुए होते हैं। पहचान के लिए ये ध्यान रखना। तीसरा उपवाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, क्योंकि जैसे नाम से ही पता चलता है क्रिया विशेषण, कि जो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है वो भी किसकी? प्रधान उपवाक्य की, तो वो कहलाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। जैसे देखो, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी चल पड़ी थी, तब गाड़ी चल पड़ी थी, ये इसका उदाहरण है। जब मैं स्टेशन पहुंचा, जब मैं स्टेशन पहुंचा, ये आश्रित हो गया और ये हो गया प्रधान, ये क्या हो गया? प्रधान। अब मैं क्रिया विशेषण के जो भेद हैं, वैसे मुख्य तौर पर तो 4 ही होते हैं, परंतु कई जगह इनके 5 भी भेद माने गए हैं, तो मैं उनके विषय में बता रहा हूँ। जैसे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिणाम अर्थात हेतु सूचक उपवाक्य, इनको हम कार्य कारिणी भी कह सकते हैं। ये कार्य कारिणी का इसमें संबंध पाया जाता है कि कोई ना कोई कार्य होगा जिसके कारण, कोई ना कोई कारण होगा जिसके कारण क्रिया आगे बढ़ती है, तो ये बताए। और इनकी पहचान के लिए मैंने शब्द लिखे हुए। कालवाचक, यदि क्रिया विशेषण की पहचान करनी है तो आप शब्द लगाएंगे प्रश्नवाचक बनाकर कब, स्थानवाचक में कहाँ लगाएंगे, रीतिवाचक में क्रिया के आगे लगाएंगे कैसे, और परिमाणवाचक में क्रिया के आगे लगाएंगे कितना या कितनी, कितना या कितनी। तो ये क्रिया के आगे जो ये शब्द हैं ये लगा के देख लो, इनसे पता लग जाएगा कि ये कालवाची है, स्थानवाची है, रीतिवाची, परिमाणवाची है। और ये कार्य कारण कि कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ना कोई कारण होता है जिसके कारण आगे जो क्रिया आगे बढ़ती है, तो कार्य कारण का इसमें संबंध पाया जाता है। तो इनके उदाहरण देखें। अब कालवाचक का उदाहरण देखें। जो ही मैं स्कूल से बाहर आया, जो ही मैं स्कूल से बाहर आया खेल शुरू हो गया। जो ही मतलब जिस समय, भाई कब आया? जिस समय। तो
क्रिया के आगे लगा दो, कब बाहर आया, बाहर आना क्रिया हो गई। कब बाहर आया, कि जब मैं बाहर आया, जो ही जिस समय बाहर आया खेल शुरू हो गया। तो ये पूरा का पूरा यहाँ तक जो वाक्य है ये आश्रित है, बाकी प्रधान बच गया। इसी प्रकार स्थानवाचक में देखो कि जहाँ तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूँ, तो क्रिया के आगे शब्द लगा दो कहाँ, कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, कि जहाँ पर, जिस स्थान पर, जहाँ का मतलब जिस स्थान पर, कि जिस स्थान पर तुम रहते हो, ये हो गया आश्रित और ये हो गया प्रधान। इसी प्रकार रीतिवाचक में शब्द लगाना कैसे, कि बच्चे वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें सिखाया जाता है। अब इसमें कैसे शब्द लगा लो, बच्चे कैसा करते हैं, क्रिया के शब्द लगा दो कैसे, कैसे करते हैं, बच्चे वैसा ही करते हैं जैसा उन्हें सिखाया जाता है। तो ये हो गया आश्रित, क्योंकि जैसे शुरू करें जय फैमिली वाले से, ये हो गया आश्रित और ये हो गया प्रधान। ये क्या हो गया, प्रधान, कि जैसा उन्हें सिखाया जाता है बच्चे वैसा ही करते हैं। या जैसा मैं कह दूं कि मैं वैसे ही खेला, मैं वैसे ही खेला जैसा कोच ने मुझे सिखाया था। तो जैसा कोच ने मुझे सिखाया था ये आश्रित हो गया, और मैं वैसे ही खेला ये हो गया प्रधान। तो इसी प्रकार परिमाणवाचक में देखो क्रिया विशेषण का भेद है। चौथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसमें मैंने शब्द बताया था कितना या कितनी क्रिया के आगे लगा दो, कि उसने जितना परिश्रम किया उतना ही अच्छा परिणाम मिला। तो कितना परिश्रम किया, पर जितनी मात्रा में, जितना अधिक परिश्रम किया, तो जो ये शब्द जितना, ये आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य को बता रहा है। तो ये हो गया आश्रित और बाकी बच गया प्रधान। तो इसमें कितना या कितनी लगा लोगे, कि कितना परिश्रम किया, तो शब्द है जितना, जितनी मात्रा में उसने परिश्रम किया उतना ही उसको अच्छा परिणाम मिला। अब देखो लास्ट है परिणामवाचक, इसको हम हेतु सूचक वाक्य उपवाक्य भी कहते हैं। इसमें कार्य कारिणी का संबंध होता है। जैसे देखो मैंने कई वाक्य लिखे हुए हैं, इनको देखें। उसे रुपये लेने थे इसलिए मेरे पास आया। भाई मेरे पास किस लिए आया, कि उसे क्या लेने थे, रुपये लेने थे। तो कारण क्या बता दिया, कि उसे रुपये लेने थे इसलिए मेरे पास आया। इसी प्रकार वह जरूर मेहनत करेगा ताकि अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और देखें वह इसलिए आएगी ताकि आपसे बात कर सके। भाई कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई कारण है, इसलिए वो आपके पास आएगी। आगे देखें वह जाएगा जरूर क्योंकि उसका साक्षात्कार है, उसका इंटरव्यू है, इसलिए वो अवश्य जाएगा। तो मुख्य तौर पर तो बच्चों जो मैंने ऊपर 4 बताए क्रिया विशेषण के, वही होते हैं। जो ये 5वां बताया ये किसी किसी पुस्तक में बताया गया है, कई बार ये पेपर में आ भी जाते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना। तो बच्चों मैंने ये आपको वाक्य के चैप्टर के विषय में अर्थ के आधार पर बता दिया, रचना के आधार पर बता दिया, आश्रित पर बता दिए। और बच्चों एग्जाम में ये कई प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे वाक्य का रूपांतरण करना है, वाक्य का रूपांतरण करना है, भाई सरल वाक्य दिया हुआ है उसका संयुक्त बनाओ, या उस सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में बदलो। इस तरह के वाक्य भी आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे मैं बोल दूं, मैंने दिल्ली जाकर कुतुब मीनार भी देखी। मैंने वाक्य बोले, एक सरल वाक्य है, मैंने दिल्ली जाकर कुतुब मीनार भी देखी, ये सरल वाक्य है। मान लो इसको संयुक्त वाक्य में बदलना, तो किस प्रकार बदलोगे, कि मैं दिल्ली गया, अब इसमें योजक चिन्ह लगा दो, और वहाँ जाकर कुतुब मीनार भी देखी। 2 सरल वाक्य बन गए, मैं दिल्ली गया, वहाँ जाकर कुतुब मीनार भी देखी, एक सरल वाक्य ये हो गया। इसको जोड़ दिया और के द्वारा, तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। और यदि अब इस सरल वाक्य को मिश्रित में बदलना है तो कैसे बदलोगे, वही जय फैमिली वाले शब्द लगा दो। जो जय फैमिली वाले शब्द हैं, जब, जो, जैसे, जिसने, ये लगा दो, कि जब मैं दिल्ली गया तब मैंने वहाँ जाकर कुतुब मीनार भी देखी। तो इसमें आश्रित हो गया, क्योंकि मिश्रित वाक्य में ही आश्रित उपवाक्य होता है, सरल और संयुक्त वाक्य में आश्रित नहीं होता। जो आश्रित उपवाक्य न वो सरल में मिलेगा आपको, न वो संयुक्त वाक्य में मिलेगा, बल्कि आश्रित उपवाक्य आप लोगों को मिश्रित उपवाक्य में ही देखने को मिलेगा।
तो इसमें मैंने लगा दिया कि जब मैं दिल्ली गया तब मैंने वहाँ जाकर कुतुब मीनार भी देखी। इसी प्रकार अन्य वाक्य देख लो। मोहन कल यहाँ आकर संदीप से बातें करके चला गया। मोहन कल यहाँ आकर संदीप से बातें करके चला गया। सरल वाक्य। इसको यदि संयुक्त बनाना हो तो कैसे बनाओगे कि मोहन कल यहाँ आया था और वह संदीप से बातें करके चला गया। तो और योजक चिन्ह के द्वारा दोनों सरल वाक्य को जोड़ दिया। और यदि इसका मिश्रित बनाना हो तो मिश्रित वाक्य मैंने बताया था कि आश्रित वाक्य होना जरूरी है। तो मिश्रित वाक्य बनेगा मोहन जो कल यहाँ आया था, मैंने लगा दिया जो, मोहन जो कल यहाँ आया था वह संदीप से बातें करके चला गया। इसी प्रकार वाक्य का रूपांतरण भी हो सकता है और पेपर सेटर यही पूछ सकता है, कोई सेंटेंस दे देगा, कोई वाक्य दे देगा, वह ये पूछेगा कि निम्नलिखित वाक्य किस श्रेणी में आएगा, सरल में आएगा, संयुक्त में आएगा या मिश्रित में आएगा, ऐसे ही पूछ सकता है। तो वाक्य रूपांतरण भी पूछ सकता है, उसका भेद भी जान सकता है। तो बच्चों इस तरह से मैंने ये वाक्य का चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझा दिया। अब आप लोग इसको ध्यान से देखना, पढ़ना और इसको समझना। धन्यवाद।